A very good evening, students. Today we'll be starting up with a new and a brand new chapter called as inheritance and variation. अब जब भी कभी मैं आपको इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ाऊंगा, आपको ना बार बार एक साइंटिस्ट का नाम आपके दिमाग के सामने आता जाएगा. ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिगोर जोहान मेंडल. नाउ ग्रिगोर जोहान मेंडल ये वाला जो साइंटिस्ट है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ था. आपने इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ था. तो क्या मेरे बच्चों को इनहेरिटेंस और वेरिएशन का असली मतलब पता है? पता है तो बता दो. चैट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है. चैट बॉक्स खोलो, इनहेरिटेंस और वेरिएशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है बताओ. प्लीज डोंट गूगल इट, प्लीज डोंट ओपन योर टेक्स्ट बुक, जस्ट लेट मी नो व्हाट डू यू नो अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. आई वांट टू नो अबाउट इट. कम ऑन, हाउ मच डू यू नो? Whenever I say inheritance and variation, there is a meaning to it. What is inheritance and what is variation? Come on. Any one of you who can talk about inheritance and variation? Come on. Yes, we are so many of us today. Neha, Tanuja, Sakshi, Tejasvi, Rutesh, Vishal, Srushti, Ameya, Amrita, Anand, Ashu, Khushi, Milind, Piyush, Pranali, Rashi, Sanika, Santosh, Sharvari, श्रिया, श्रेया, शुभम, सृष्टि, सुजल, सुशील, स्वप्निल, तनय, तनीषा, वरुण, हर्षिता, भुवन, इतने सारे लोग हैं हम लोग, फिर भी आप लोग कोई नहीं बता रहे कि क्या होता है इनहेरिटेंस. अरे वाह, आ गए, चैट बॉक्स भर गया मेरा. वेरी गुड. खुशी ने बोला ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. वेरी गुड खुशी. नेक्स्ट सुशील ने बोला द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक from one generation to another generation is known as inheritance. Okay, Sushil. Ashu ने बोला है the transmission of genetic information from one generation to another generation is known as inheritance. Okay. Ameya ने बोला transfer of biological information from generation to next generation is inheritance. Okay. Transfer of genetic information to generation is called as inheritance. पीयूष बोला है. सुशील ने बोला वेरिएशन इज चेंजेस ऑकरिंग इन अ ऑर्गेनिज्म. बेटा सुशील, वेरिएशन का डेफिनेशन नहीं पूछा मैंने अभी तक, सिर्फ इनहेरिटेंस का पहले बोलो. इनहेरिटेंस का हो गया सबका डेफिनेशन देके, ठीक है. अब वेरिएशन के ऊपर बोलो. चलो, वेरिएशन सुशील ने ऑलरेडी बता दिया, वेरिएशन इज चेंजेस ऑकरिंग इन अ ऑर्गेनिज्म. फाइन. और कुछ किसी को इसमें ऐड करना है इनहेरिटेंस और वेरिएशन के डेफिनेशंस में? बता दो. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. Come on, everyone. Yes, खुशी ने लिखा वेरिएशंस मतलब चेंजेस ऑकरिंग इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ओके ओके. वेरिएशन इज ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. वेरी गुड सुशील, एब्सोल्युटली क्लियर, वंडरफुल आंसर, वेरी गुड. आगे बढ़ो. और कौन है? और कौन है, किसको आता है वेरिएशन के बारे में कुछ बताना है उसको? कम ऑन कम ऑन. यस गाइस, अब ना टाइप करना बंद करो. Don't type anything, just listen to me. It is very important because चैप्टर क्या है ये पहले पता होना चाहिए. चैप्टर का नाम ही क्या बता रहा है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ये अगर आपको पता चल गया उस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है, आपको अल्टीमेटली आराम से पता चल ही जाएगा. सबसे पहली बात, जब मैं कहता हूं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को अगर मैं हिंदी या फिर उर्दू भाषा में अगर मैं इसको डिफाइन करने जाऊं तो दैट मीन्स इट इज नथिंग बट विरासत. आपने ये नाम सुना होगा, विरासत. यस, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी, विरासत. ठीक है. विरासत का मतलब क्या है? विरासत का मतलब क्या है? हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनसे हमने क्या लिया है? कुछ तो विरासत में लिया है. अब वो कुछ तो मतलब क्या होता है? वो कुछ तो मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन है. मतलब क्या है कि हमने हमारे पहले वाले जनरेशन से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या किया है? इनहेरिट किया है, मतलब लिया है उनसे. समझ में आया? विरासत के रूप में लिया हुआ है. इज दैट क्लियर? से यो इन द चैट बॉक्स एवरीवन. सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आप लोगों को क्या मिलेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा. हम लोग
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हमारे पुराने जमाने के जो पूर्वज जो थे उनसे ले रहे हैं। मतलब क्या है कि हमको हमारा डीएनए किससे मिला? हमारे मॉम डैड से। उनको उनका डीएनए किससे मिला? उनके मॉम डैड से। फिर उनको किससे मिला? उनके मॉम डैड से। फिर उनको किससे मिला? उनके मॉम डैड से। मतलब क्या कि डीएनए इज पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड दिस phenomenon is referred to as inheritance. Are you all understanding? Drop a heart. Are you all understanding this? Drop a heart, everyone. Very good, very good, very good, very good, very good. Now what is variation? वेरिएशन, जब मैं कहता हूं वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर पे तुम दो भाई बहन हो, ठीक है? सो इमेजिन करो अगर तुम दो भाई बहन हो तो वो भाई बहन जो है वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। ऐसा है क्या कार्बन कॉपी है? नहीं। ऐसा है क्या वो मॉम डैड की कार्बन कॉपी है? नहीं है। होंगे, मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटीज जरूर होंगे तुम्हारे अंदर, बट क्या तुम लोग एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी निकलोगे तुम्हारे मॉम डैड का? तो नहीं। क्या तुम अपने भाई बहनों का जेरोक्स कॉपी निकलोगे? तो नहीं। मतलब क्या है कि नेचर में देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन। नाउ व्हाई दिस वेरिएशन इज एग्जिस्टिंग? बिकॉज जैसे सुशील ने बताया कि जेनेटिक वेरिएशन तुम लोग को एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हमने 11th स्टैंडर्ड में एक मियोसिस नामक प्रोसेस पढ़ी हुई थी। यस, जेनेटिक्स में, सॉरी, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आपने मियोसिस नाम का एक टॉपिक पढ़ा हुआ था। उस मियोसिस में आपने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। उस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, गैमीट्स में वेरिएशन आते हैं और वो गैमीट्स जो है उसकी वजह से बच्चे बन रहे हैं, वो भी एक वेरिएंट की तरह ही बन रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? सो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करना। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन लाना, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। और वेरिएशन मतलब क्या है कि इट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? यस और नो? अब एक महान साइंटिस्ट हुआ करते थे कुछ जमाने पहले, जिनका नाम था ग्रिगोर जोहान मेंडल। आई रिपीट, ग्रिगोर जोहान मेंडल। वो ग्रेगर नहीं है बच्चे लोग, इट इज ग्रिगोर जोहान मेंडल। नाउ व्हाट इज ग्रिगोर? तुम लोग को पता है रविंद्रनाथ टैगोर को जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सर करके एक टाइटल दिया था। यस, हिस्ट्री में आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर करके एक टाइटल दिया था। वैसे ही तुम्हारे ग्रिगोर जोहान मेंडल को, ग्रिगोर ये जो वर्ड है, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो फ्रेज है, ये वर्ड जो है, ये एक टाइटल के रूप में मिला था। सो ग्रिगोर इज अ टाइटल, ठीक है, इट इज अ टाइटल एंड जोहान मेंडल इज हिज ओन नेम। सो ग्रिगोर जोहान मेंडल का मतलब समझ में आया? ये किधर भी दिया हुआ नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, इट इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और ये पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम में, बट तुम लोग को इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सो ग्रिगोर जोहान मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। मतलब हम ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर जेनेटिक्स के अंदर आता है। When I say genetics, genetics is a special branch of biology which deals with the study of genes, its inheritance, its expression and its variance. समझ में आया? मतलब जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें आप लोग डीएनए के अंदर प्रेजेंट होने वाले जीन्स का स्टडी करते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? जीन्स का कौन सा कैरेक्टर है, उसके क्या वेरिएंस है, उसकी कैसे कैसे वो इनहेरिट कर रही है, कैसे वो ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये पढ़ाई हम लोग इसके अंदर करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। और जेनेटिक्स में ही हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन की भी पढ़ाई करते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रैवल हो रहा है, कैसे वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ हम लोग किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? Any doubts so far? Any doubts? Pakka, no doubt? Fine. Now, okay. So now I am going to discuss one important thing, which is really very important, very important, कि ये इनहेरिटेंस तो हम समझ गए कि इनहेरिटेंस क्या हो रहा है।
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रैवल करने के बाद हो रहा है। वेरिएशन भी समझ गए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। सो ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम लोग इमेजिन करो कि एक मूवी का सीन है, ओके, एक मूवी का सीन है। उस मूवी के सीन में ऐसा है कि एक सास है और एक बहू है, ठीक है। जो सास है, ठीक है, जो सास है उसके बेटे की अभी अभी शादी हुई है और वो नई नई बहू घर पे आई हुई है, ठीक है। तो पुराने फिल्म्स में क्या हुआ करता था, द सास, जो सास होती है वो क्या करती है, अपना जो कंगन जो है वो निकालती है और बोलती है कि बहू ये हमारे पुरखों की दी हुई निशानी है, इसे मेरी मेरी सास ने दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ, ठीक है। और लेट्स इमेजिन करो कि वो जो पुरखों का दिया हुआ जो कंगन है वो डायमंड से बना हुआ है, छोटे 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 डायमंड से बना हुआ है। अब वो जनरेशन टू जनरेशन उनके उनके फैमिली में चल रहा है, यस और नो, अगर पुरखों ने दिया हुआ है तो यस और नो, कि जो सास है उसको पुरखों ने दिया हुआ है, उसके उसकी सास ने दिया हुआ है, तो उसकी सास को भी उसकी सास ने दिया होगा, जो डायमंड से बना हुआ बैंगल था। अब वो जो बैंगल है उसके अंदर जो डायमंड्स हैं, क्या वो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले जमाने में उसको बनाया गया था जब वो इनिशियल स्टेज में था? क्या वो कंगन वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे वो था? नहीं रहेगा। मतलब क्या है कि वो कंगन जो है, वो कंगन जो है या बैंगल जो है उसके अंदर जो डायमंड्स लगे हुए हैं वो कुछ कुछ डायमंड्स शायद गिर भी गए होंगे और उस जगह उस वो जगह वेकेंट भी हो गई होगी, या कुछ डायमंड्स जो है वो काले हो गए होंगे, या कुछ वो जो मेटल है वो थोड़ा सा काला कलूटा हो गया रहेगा। यस और नो? मतलब क्या है कि अगर चीजें जनरेशन टू जनरेशन में ट्रैवल हो रही है तो जरूरी नहीं है कि वो जैसी थी वैसे ही आगे बढ़े। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? सो जो ओरिजिनल डीएनए था, ओरिजिनल जो हमारे एंसेस्टर्स का जो ओरिजिनल डीएनए था, वही डीएनए मेरे अंदर नहीं होगा, और वही डीएनए जो एंसेस्टर का था वही डीएनए मेरे बच्चों के अंदर नहीं होगा, ना उनके बच्चों के अंदर होगा, ना उनके बच्चों के अंदर होगा। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? हर बार उस डीएनए में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता रहेगा। मतलब पहले कुछ एक डायमंड गिरा रहेगा उस कंगन में से, फिर थोड़ा सा उसका पॉलिशिंग खराब हो गया रहेगा, फिर थोड़ा सा वो काला काला दिखना चालू हो गया रहेगा, थोड़ा सा वो कहीं से दब गया होगा या कंगन वंगन गिर गया होगा तो वो थोड़ा सा दब वब गया होगा। मतलब बेसिकली क्या है, जो ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ द कंगन वाज देयर, वही कंगन तुम लोग अपना जो देख रहे हो वही सेम टू सेम कंगन वो बहू को नहीं देगी। वो थोड़ा सा डिग्रेडेड वर्जन भी हो सकता है या फिर वेरिएंट हो सकता है उस चीज का। मतलब क्या है कि डीएनए विल नॉट बी कॉपीड सेम इन एवरी जनरेशन। मतलब मेरे फादर ने मेरे अंदर जो डीएनए की कॉपी दी हुई है वो उसका एक वेरिएंट दिया हुआ है, समझ में आया? उसमें वेरिएशन हुआ और फिर वो मेरे सेल्स में आया, समझ में आया? देयर इज अ वेरिएशन फिनोमिनन, इसीलिए हम लोग एक दूसरे से एकदम अलग दिखते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? कि इनहेरिटेंस तो हुआ, मतलब क्या क्या दिया उस सास ने उस बहू को? कंगन ही दिया। उस सास ने ऐसा नहीं बोला कि मैं गले का नेकलेस दे रही हूँ तुझे कंगन के जगह पे, ऐसा नहीं बोला उसने, कंगन ही दिया। मतलब आया क्या मेरे पास में? मेरे फादर का डीएनए ही आया। बट क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर था जो मेरे फादर के पास में था? क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर है जो मेरे फादर के पास में डीएनए है? नो, क्योंकि देयर इज अ वेरिएशन इन इट। अब सबको क्रिस्टल क्लियर चमका? अब सबको क्रिस्टल क्लियर चमका? एकदम अच्छे से समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? So generations to generations, the DNA is traveling but having certain variations, because whenever the DNA is copied from one generation to the next generation, there is a lot of variation inside the DNA. The DNA copy is not exactly the same. ठीक है, जेरोक्स कॉपी नहीं हो रहा है, उधर वेरिएशन क्रिएट होगा। सो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, आई होप सबको समझ में आया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कि हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन from generations to generation. ठीक है, the transmission of genetic information from generations to generation is referred to as heredity or inheritance.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड रिमेंबर ओवर हियर कि जो मेंडल है, मेंडल, ग्रेगोर जोहान मेंडल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स जो किया था, वो एक्सपेरिमेंट कब किया था पता है? जब उस जमाने में ना माइक्रोस्कोप अवेलेबल था, ना कुछ साइंस डेवलप हो गया था, ना बायोलॉजी क्या था लोगों को पता था अच्छे से। उस जमाने में मेंडल ने कुछ ऐसे काम करके रखे हुए थे जो उस जमाने में बहुत आगे के लेवल के काम थे। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज बैठे बैठे ऐसे बोलता हूँ कि कोई कोई ग्रह पे ना, कोई मार्स के ग्रह के ऊपर या नेपच्यून या सैटर्न के ग्रह के ऊपर ना शायद एलियंस रहते हैं, और वो एलियंस की अगर मैं डिस्कवरी करूंगा, तो मैं आज के जनरेशन का महान इंसान बनूंगा कि नहीं बनूंगा? Yes, everyone. If I report an alien on, let's say, for example, Saturn, let's say, for example, Neptune, let's say, for example, Pluto, or if I start discovering another galaxy in toto, अगर मैं गैलेक्सी ढूंढ के निकालूंगा कहीं पे, तो मैं आज के जमाने में महान बन जाऊंगा कि नहीं बन जाऊंगा? वैसा ही मेंडल के साथ में हुआ कि मेंडल ने क्या किया था, उस जमाने में काम किया था जिस जमाने में ना माइक्रोस्कोप अवेलेबल था, ना डीएनए क्या था पता था, ना सेल क्या था पता था, ना बायोलॉजी क्या था पता था। उस जमाने में मेंडल ने ये बोला था कि देयर इज समथिंग व्हिच गिव्स कैरेक्टर टू योर बॉडी। ठीक है, एक ऐसी चीज मेरे सेल्स के अंदर है या मेरे बॉडी के अंदर है जो मुझे कैरेक्टर दे रही है, मतलब मेरी हाइट, मेरा वेट, मेरा हेयर कलर, मेरा हेयर का शेप, हेयर का साइज, हेयर का लेंथ, ये सब कुछ जो है, बॉडी का वेट, बॉडी का मतलब फिंगर्स का जो पोजीशनिंग है, ये सब कुछ जो है वो मेरे बॉडी के अंदर कुछ चीज है जो कंट्रोल कर रही है। वो मेंडल ने उस जमाने में बोला था, और उस चीज को मेंडल ने क्या नाम दिया था? फैक्टर। उस चीज को मेंडल ने क्या नाम दिया था? फैक्टर, जिसको हम लोग आज के जमाने में जीन्स बोलते हैं ना, जीन्स, GENES, जीन्स। ये जीन्स की डिस्कवरी किसने की थी? मेंडल ने की थी उस जमाने में। मेंडल ने सिर्फ बोला था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जीन्स विच इज गोइंग टू कंट्रोल द कैरेक्टर ऑफ योर बॉडी। समझ में आया सबको? और मेंडल ने ये भी एक चीज बताई थी कि जो फैक्टर है या जो जीन्स है वो तुम्हारे पेरेंट्स से तुमको मिलता है, मतलब बाजू वाला नहीं दे सकता। यस, बाजू वाला जो है मेरा, वो नहीं दे सकता, मेरा भाई बहन मुझे नहीं दे सकता फैक्टर। वो सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा? प्रीवियस जनरेशन से आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है? मेंडल कॉइन्ड द टर्म फैक्टर व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल टू गिव कैरेक्टर और ट्रेट। मतलब जो कैरेक्टर और ट्रेट हम लोग जो देख रहे हैं हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे बॉडी का जो कलर है, हमारी बॉडी की जो हाइट है, हमारे बॉडी का अंदर जो फिंगर्स बने हुए हैं, आई कलर जो है, हेयर का शेप जो है, ये सब कुछ जो है वो कैरेक्टर्स हैं। और वो कैरेक्टर्स देने का काम कौन करता है हमारे बॉडी में? देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज फैक्टर, जो मेंडल ने बोला था। अब ये फैक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट किया जा सकता है, और उस फैक्टर को आज के जमाने में हम लोग क्या बोलते हैं? जीन्स। समझ में आया सबको? से यो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कम ऑन, से यो इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये सब चीजें हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई हैं, फिर भी एक चीज छोटा सा रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन कि मैंने ऑलरेडी बताया देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेंडल। मेंडल ने क्या काम किया था? बेटा मेंडल ने जो काम किया था वो बहुत ही आगे के जमाने का काम था, मतलब उस जमाने में ये सब चीजें अवेलेबल ही नहीं थी। उस टाइम पे उन्होंने काम किया था, और मेंडल एक प्लांट के ऊपर काम किया था जिसका नाम है पी प्लांट। मेंडल के प्लांट का नाम क्या था? पी प्लांट। उसका नाम है गार्डन पी, GARDEN, गार्डन पी, PEAP। मटर का जो ये रहता ना, हम लोग आलू मटर खाते हैं, मटर पनीर खाते हैं, यस दैट मटर, उस मटर के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर किसने काम किया था? मेंडल ने काम किया था। उस गार्डन पी का बोटानिकल नेम लिख लो फटाफट सब लोग, पाइसम सटाइवम लिखो। Botanical name of the pea plant is Pisum sativum. Very good, Ameya, Sushil, and Khushi. Very good. Pisum sativum is the botanical name of the garden pea plant. Write it down. Pisum sativum. P capital Pisum का और S small sativum का. Pisum sativum. So Pisum sativum is the botanical name of pea plant, और इस pea plant के ऊपर उन्होंने क्या काम किया था? उसके कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था। फाइन, उसके कैरेक्टर्स के ऊपर काम किया था। कौन से कैरेक्टर्स देखे थे मेंडल ने? तो सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर,
फ्लावर कलर, फ्लावर लोकेशन एंड प्लांट हाइट, इतने सारे कैरेक्टर्स उन्होंने देखे थे। लेट्स काउंट इट अप, कितने कैरेक्टर्स देखे थे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने देखे थे उन्होंने? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 7 पेयर्स? 7 पेयर्स का मतलब समझ में आया? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी मतलब क्या है? देखो सीड शेप देखो आप लोग, राउंड भी है, रिंकल्ड भी है, मतलब ये एक जोड़ी हो गई। सीड कलर देखो येलो भी है, ग्रीन भी है, तो ये एक जोड़ी हो गई। पॉड शेप देखो इन्फ्लेटेड भी है, कंस्ट्रिक्टेड भी है। पॉड कलर ग्रीन भी है, येलो भी है। फ्लावर कलर पर्पल भी है, व्हाइट भी है। फ्लावर लोकेशन एक्चुअल भी है, टर्मिनल भी है। प्लांट हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। मतलब बेसिकली मुझे क्या बोलना है, जो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट के ऊपर काम किया था, पाइसम सटाइवम के ऊपर काम किया था, उसमें जो कैरेक्टर्स देखे थे, सीड शेप, सीड कलर, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड प्लांट हाइट, ये सारे जो कैरेक्टर्स देखे थे, इसका जो ट्रेट है वो जोड़ियों में है। मतलब राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड, इट इज बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट क्या हो गए? एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। यस और नो? ब्लैक मतलब बहुत ज्यादा डार्क और व्हाइट मतलब बहुत ज्यादा लाइट। यस और नो? सो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। समझ में आया सबको? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट ऑपोजिट कैरेक्टर्स। डन एवरीवन? सो मेंडल ने क्या किया था? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था इन हिज एक्सपेरिमेंट। अंडरस्टूड? Understood everyone? Every single student of mine? Are you all making sense? आपको समझ में आ रहा है चीजें कि मेंडल ने क्या किया था? गार्डन पी प्लांट के ऊपर काम जरूर किया था, पाइसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट के ऊपर काम जरूर किया था, बट मेंडल का ये जो काम है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर था। मतलब येलो, राउंड, सॉरी येलो एंड ग्रीन, राउंड एंड रिंकल्ड, टॉल एंड वॉफ, एक्चुअल एंड टर्मिनल, पर्पल एंड व्हाइट, ये कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या? ऑपोजिट। ऑपोजिट। टॉल का ऑपोजिट क्या है? शॉर्ट। एक्चुअल का ऑपोजिट क्या है? टर्मिनल। ग्रीन का ऑपोजिट क्या है यहाँ पे? येलो। तो ये ऑपोजिट कैरेक्टर्स उनको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या बोला है? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। डन? अंडरस्टूड एवरीवन? से यो इन द चैट बॉक्स। अब ये डोमिनेंट, रिसेसिव, ये अमका ढमका फलाना हम सब आगे जाके पढ़ने वाले हैं, बट हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि मेंडल जो थे उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम करके रखा हुआ था गार्डन पी प्लांट के ऊपर, और जेनेटिक्स के उनके सारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो गार्डन पी प्लांट को लेकर थे, जिसका बोटानिकल नेम इज पाइसम सटाइवम, व्हिच बिलोंग्स टू फैमिली पैपिलियोनेसी और फैमिली फैबेसी। ठीक है? फैमिली पैपिलियोनेसी को या फिर फैमिली फैबेसी को बिलोंग करता है तुम्हारा पाइसम सटाइवम का प्लांट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, कि व्हाई मेंडल वाज सो मच सक्सेसफुल। किसी जमाने में किसी बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये मेंडल जो थे वो सक्सेसफुल क्यों थे इतने ज्यादा, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इतना सक्सेसफुल क्यों रहा। बिकॉज मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट जो प्लान किया था वो बहुत ही केयरफुली प्लान किया था। ऐसा नहीं कि कल उठकर मुझे एक्सपेरिमेंट प्लान कल उठकर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो मेरे पास में कोई प्लान रेडी नहीं है। ठीक है, मेंडल का जो प्लान था वो एकदम फुल प्रूफ था और फुल रेडी था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स वर केयरफुली प्लान। इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट वो करते थे उसमें लार्ज सैंपल साइज लिया था उन्होंने। लार्ज सैंपल साइज का मतलब क्या है? कि एक बड़े से खेत के अंदर वो अपना काम करते थे। ऐसा नहीं कि छोटे से कुंडी में उन्होंने क्या किया था, पाइसन सटाइवम का प्लांट लगाया और फिर देखा कि हाँ क्या हो रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा फार्म लैंड लिया और उस बड़े से फार्म लैंड के अंदर क्या किया, उधर वो प्रैक्टिस करना चालू किया, एक्सपेरिमेंट सेटअप करना चालू किया। इज दैट क्लियर? तो अगर बड़ा सा फार्म लैंड रहेगा तो बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे प्लांट्स होगा तो बहुत सारे रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट अगर मतलब कॉमनली आ रहा है बराबर से बार बार रिपीटेशन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ बराबर है। ठीक है एवरीवन, एक्सपेरिमेंट जो थे वो बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया गया था। केयरफुली का मतलब क्या? बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया था एक्सपेरिमेंट को,
और बहुत सारे पी प्लांट्स के साथ में मेंडल ने काम किया था, बहुत सारे पी प्लांट्स के ऊपर मेंडल ने काम किया था। ठीक है, उनके साथ में एक्सपेरिमेंट कर करके बार बार उन्होंने क्या किया था, वो एक्सपेरिमेंट किया था और उनकी रिजल्ट्स बार बार सेम टू सेम आ रहे थे। और तब जाके उन्होंने क्या किया, अपने चीजों को पब्लिश कर दिया, अपनी चीजों को एक जर्नल में पब्लिश कर दिया। ठीक है एवरीवन, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मेंडल डिड वाज रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ प्लांट्स। उनके पास में जो बुक था, उस बुक के अंदर मेंडल ने वो सारी चीजों का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, उन्होंने उस चीजों का रिकॉर्ड भी मेंटेन किया। और वो रिकॉर्ड जो था वो रेशियोज में भी एक्सप्रेस किया। बेटा आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि मेंडल बायोलॉजिस्ट नहीं थे, मेंडल मैथमेटिशियन थे, मेंडल फिजिक्स के लेक्चरर थे। कैन यू इमेजिन एक मैथमेटिशियन, एक फिजिक्स का लेक्चरर बायोलॉजी के एक ब्रांच का फादर बन सकता है? कैन यू इमेजिन दैट? अगर मेंडल की अगर हिस्ट्री देखने जाओगे तो मेंडल वाज नॉट अ बायोलॉजिस्ट। मेंडल का बायोलॉजी के साथ में कोई रिश्ता नहीं था। मेंडल का सिर्फ एक रिश्ता था कि उसके फादर जो थे, उनके फादर जो थे वो एक फार्मर थे। ठीक है, वो फार्मर के फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसको खेती वेती जो थी वो बराबर से आती थी कि कैसे पी प्लांट्स को सो करना है, उसके सीड्स को कैसे उनको देखभाल करना है, कैसे उनको ग्रो करना है, कैसे वो मटर निकालने हैं वगैरह वगैरह, ये सब उसको पता था। कैसे कौन से हम लोग उसके ऊपर कीड़े ग्रो ना हो तो क्या क्या करना चाहिए, सब उसको उनको पता था। मतलब बेसिक उनको फार्मिंग का नॉलेज था, सिर्फ बेसिक फार्मिंग नॉलेज। ही वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, ही वॉज अ मैथमेटिशियन। उनकी डिग्री मैथ्स में है। वो फिजिसिस्ट भी थे, वो फिजिक्स पढ़ाते थे तुम्हारे मोनास्ट्रीज में जाके। यस, so it is very wonderful to see that this person is not having any knowledge about biology, but he is now known as father of genetics. Isn't that great? मतलब मैथ्स हैज सच अ इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन बायोलॉजी। मैथमेटिशियन का भी एक इन्फ्लुएंस है बायोलॉजी के ऊपर। ऐसा नहीं कि हम मैथ्स नहीं कर सकते हैं। यस, सो देयर इज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ मैथमेटिशियन ऑन बायोलॉजी एज वेल। कम ऑन, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला था मैंने कि इनके जो सक्सेस का राज है कि इन्होंने क्या किया था, जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसका एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया, उसका एक रेशियो जो था, जो भी मेंडल के जो प्लान्स मिले थे उसके रेशियोज जो थे, वो उनके रेशियोज को उन्होंने मेंशन किया उनके रिकॉर्ड के अंदर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुमने सुना होगा 9th स्टैंडर्ड में कि एक्सपेरिमेंट किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, सुना था ना ये? मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, जिसमें तुमने ये भी पढ़ा होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 3:1 रेशियो, 1:2:1 रेशियो, 9:3:3:1 रेशियो। यस, ये सारे रेशियोज कहां से निकले पता है? ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मेंडल ने बाकायदा जाके सारी चीजों को काउंट किया, फार्म में जाके अपने आप से काउंट किया, और काउंट करने के बाद में उस रेशियो को, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज को उन्होंने किस में लिखा? एक नोटबुक के अंदर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लिखा। डन एवरीवन? यो अब बेटा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो उन्होंने चुने हुए थे, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, मतलब टॉल और शॉर्ट, ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो क्लियरली दिखता था कि पी प्लांट अगर बहुत लंबा है तो वो टॉल दिखेगा, पी प्लांट अगर छोटा है तो वो डॉफ दिखेगा। मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज, हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये प्लांट टॉल है, हाँ ये प्लांट डॉफ है, हाँ इस प्लांट के मटर के दाने येलो है, हाँ इस प्लांट के मटर के दाने हरे हैं, हाँ इस प्लांट का मटर का दाना पिचका हुआ है, इस प्लांट का मटर का दाना गोल गोल है। मस्त समझ में आया? मतलब मेंडल ने ऐसे कैरेक्टर्स को चुना, ऐसे 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चुना जो वो देख सकता है अपनी आंखों से। समझ में आया? मतलब कितनी दूर की सोच है देखो। सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट को अच्छे से प्लान किया, लार्ज सैंपल साइज को चुना, फिर उन्होंने क्या किया कि वो जो रिकॉर्डेड चीजें, मतलब जो चीजें उन्होंने की थी उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया, फिर उन्होंने वो रेशियोज में भी डाला, फिर उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चुने जो उसको विजिबल थे, उनकी आंखों से देखा जा सकता था, ऐसे कैरेक्टर्स को उन्होंने चुना। ठीक है, और उनका नसीब देखो कितना अच्छा है कि जो कैरेक्टर्स मेंडल ने पी प्लांट के चुने थे वो तुम्हारा एक ही जीन्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं हाइट ऑफ द प्लांट ये एक कैरेक्टर है, अगर मैं कहता हूं हाइट ऑफ द प्लांट ये एक कैरेक्टर है, तो उसमें
दो ट्रेट आते हैं, वन इज कॉल्ड एज टॉल, वन इज कॉल्ड एज ड्वार्फ, वन इज कॉल्ड एज टॉल एंड वन इज कॉल्ड एज ड्वार्फ। तो ये कैरेक्टर जो है प्लांट हाइट वो एक ही क्रोमोसोम के एक जीन के ऊपर लोकेटेड रहेगा। समझ में आया? मतलब एक क्रोमोसोम ही तुम्हारा प्लांट हाइट कंट्रोल करने वाला है, एक क्रोमोसोम ही तुम्हारा फ्लावर का लोकेशन कंट्रोल करने वाला है, एक क्रोमोसोम का एक जीन ही तुम्हारा फ्लावर का कलर ये करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है, एक क्रोमोसोम का एक जीन ही तुम्हारा पॉड कलर कंट्रोल करने वाला है। मतलब एक जीन तुम्हारा एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अंदर। अंडरस्टूड एवरीवन? अगर एक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे कौन रहेगी? एक जीन रहेगी। 10 जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ एक ही जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। इसका फायदा ना हम लोग को आगे जाके होने वाला, ये प्लीज भूलना मत, ये प्लीज भूलना मत कि मेंडल ने जो कैरेक्टर्स चुने थे 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वो 7 के 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो चुने थे उनके अंदर जो कैरेक्टर्स जो रहते थे, वो जीन्स जो थी वो एक ही जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करती थी। वन जीन वन कैरेक्टर, वन जीन वन कैरेक्टर, वन जीन वन कैरेक्टर। ऐसा नहीं था कि 5 जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं था, सिर्फ एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। और यही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड एंड फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स। फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स। बेटा ध्यान दो, ध्यान दो। अगर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं 33 क्रोमोसोम्स है, इमेजिन करो, इमेजिन 33 क्रोमोसोम्स हैं किसके पास में? पी प्लांट के पास में। तो अगर 33 क्रोमोसोम्स हैं तो उसके में कितने जीन्स होने चाहिए बता दो? 33, राइट? 33 क्रोमोसोम्स है तो 33 जीन्स होने चाहिए। कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए फिर? कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए? 33। सिंपल, यही बताया मैंने, यही बताया, और कुछ नहीं बताया। समझ में आया? मतलब एक क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है, ये वाली ये जीन है। ये जीन क्या कंट्रोल कर रही है? लेट्स से फॉर एग्जांपल हाइट। फिर लेट्स से दूसरा क्रोमोसोम उठाया मैंने, उस दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है, वो जीन क्या बोल रही है कि मैं कंट्रोल करूंगी सीड का शेप। फिर तीसरा क्रोमोसोम उठाया मैंने, तीसरे क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो क्या कंट्रोल करने वाली है? लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्लावर का पोजीशन। मतलब क्या हो रहा है? एक क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन, और वो जीन कंट्रोल कर रही है एक कैरेक्टर। अब समझ में आया खुशी, सुशील, अमेय, एवरीवन? एक क्रोमोसोम एक जीन एक कैरेक्टर, यही लॉजिक है, यही फंडा चल रहा है पूरे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। इसलिए मेंडल बहुत ज्यादा लकी थे। ये मेंडल ने सोचा था कि क्या मैं ऐसा करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, तो उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि वो लकी क्यों था? बिकॉज मेंडल के जो क्रोमोसोम थे उसके ऊपर जो जीन्स था, जो फैक्टर था, वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड था। लेट्स से फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि मेरे पास में एक क्रोमोसोम है और उसके ऊपर एक फैक्टर प्रेजेंट है, तो वो फैक्टर तुम्हारे दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं होगा। वो सेम फैक्टर, वो सेम जीन तुम्हारे दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं होगा। ये मेंडल की खुशकिस्मती थी। समझ में आया? मेंडल वाज लकी हियर। मेंडल को खुद को थोड़ी पता था कि इसमें एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम पे एक जीन है, ये मेंडल को नहीं पता था। मेंडल ने एक चांस लिया, और चांस लेने के बाद में उसको क्या समझ में आया कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक फैक्टर लोकेटेड है, और वो एक फैक्टर मतलब एक जीन जो है वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। यो एवरीवन? यस। सो फैक्टर्स जो थे मतलब जीन्स जो थे बच्चों लोग, फैक्टर्स आर नथिंग बट व्हाट? फैक्टर्स आर नथिंग बट जीन्स। सो जो जीन्स है वो सेपरेट क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर मेंडल ही ऐसा एक साइंटिस्ट था जिन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिवनेस वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आया। अब डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे।
बट एक चीज याद रखो कि ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 पॉइंट है। इन 6 पॉइंट्स के वजह से मेंडल को सक्सेस मिला। समझ में आया सबको? एनी डाउट्स? ड्रॉप अ हार्ट। पॉइंट नंबर 1, मेंडल ने पूरे एक्सपेरिमेंट को केयरफुली प्लान किया था। पॉइंट नंबर 2, मेंडल ने इसके रिकॉर्डेड चीजों को लिख कर रखा हुआ था। इस चीजों की रिकॉर्डिंग मेंटेन की हुई थी। मेंडल ने इसको रेशियोज में भी लिखा हुआ था। मेंडल ने इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर सके ऐसे ही कैरेक्टर्स को चुना था। 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो चुने थे वो एक ही सिंगल जीन से कंट्रोल किए जाते हैं ऐसा देखा था। और जो फैक्टर्स जो थे वो तुम्हारे सेपरेट, मतलब जीन्स बेसिकली जो थे वो सेपरेट क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड थे। और मेंडल ने ही ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था डोमिनेंट एंड रिसेसिव कॉन्सेप्ट। चलो इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फाइन, इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड रिमेंबर ओवर हियर इज द जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इतने सारे टर्म्स आप लोगों को रिमेंबर करने हैं। अगर ये टर्म्स आपको आता है तो आपको जेनेटिक्स में किधर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समझ में आया? एवरीवन, एनी डाउट्स? ये टर्म्स आपको याद रखने पड़ने वाले हैं। ये टर्म्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये टर्म्स धीरे धीरे करते हुए हम लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है ये टर्म्स समझने में, बिकॉज आई विल मेक इट वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये दिखने में इतने सारे टर्म्स जरूर है बट ये इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आया बच्चे लोग? ना, सबसे पहला टर्म तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कैरेक्टर। नेक्स्ट इज ट्रेट, नेक्स्ट इज फैक्टर, नेक्स्ट जीन्स, alleles or allelomorphs, dominant, recessive, phenotype, genotype, homozygous meaning pure, heterozygous, pure line, monohybrid, F1 generation, F2 generation, Punnett square or checkerboard, homologous chromosomes, back cross, test cross, phenotypic ratio, genotypic ratio। इतने सारे टर्म्स अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे के सारे टर्म्स हम लोग करने वाले हैं। सुशील इज आस्किंग सर वो 7 कैरेक्टर्स के 7 डिफरेंट जीन्स होने चाहिए थे ना? हाँ ऐसा ही है। यस बेटा, 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स तो 7 डिफरेंट जीन्स ही है उसके। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। समझ में आया सुशील? यस, एनी डाउट्स? अगर 7 कैरेक्टर्स हैं तुम्हारे पी प्लांट के कॉन्ट्रास्टिंग तो उसके 7 डिफरेंट जीन्स ही होंगी। समझा सुशील, खुशी, एवरीवन? बट उधर सिंगल जीन ऐसा क्यों लिखा आपने? ओके, ऐसा अगर क्वेश्चन है कि उधर सिंगल जीन सर पर उधर लिखा है कंट्रोल बाय 1 जीन। हाँ 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 हाँ, तुमको ना थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, अभी समझते हैं, रुको रुको। ये एक कैरेक्टर है, इतना समझा सबको? से यस, सीड शेप इज 1 कैरेक्टर, इतना समझा सबको? अब इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए उसके पास में एक क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है। समझ में आया? फिर नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट कैरेक्टर सीड कलर। इसको कंट्रोल करने के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अलग कलर का क्रोमोसोम बनाता हूं। देखो ये क्रोमोसोम है जिसके ऊपर जीन है जो सीड कलर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉड कलर इज द कैरेक्टर। ये क्रोमोसोम है उसके लिए और ये उसकी जीन है। नेक्स्ट ये क्रोमोसोम है, ये उसकी जीन है। नेक्स्ट ये क्रोमोसोम है, ये उसकी जीन है। नेक्स्ट
ये कैरेक्टर है, ये उसका क्रोमोसोम है, ये उसकी जीन है। नेक्स्ट, ये कैरेक्टर है, ये क्रोमोसोम है, ये उसकी जीन है। अब बताओ कितने क्रोमोसोम, कितने कैरेक्टर, कितने जीन्स? अब बताओ मुझे कितने क्रोमोसोम, कितने कैरेक्टर, कितने जीन्स? 7 क्रोमोसोम, 7 कैरेक्टर, 7 जीन्स, बराबर? बराबर ना? ओके, अब स्टेटमेंट के ऊपर वापस जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट क्या बताना है कि एक कैरेक्टर है तो वो एक क्रोमोसोम के ऊपर की एक जीन कंट्रोल करेगी। वापस सीड कलर है कि वो एक कैरेक्टर है, उसका एक क्रोमोसोम रहेगा, उसके ऊपर की एक जीन रहेगी। ये एक लॉजिक है। और वहां पे स्टेटमेंट क्या दिया था? स्टेटमेंट क्या दिया था? 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स वर कंट्रोल्ड बाय सिंगल फैक्टर जीन्स। 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स, इस स्टेटमेंट को कंफ्यूज मत करो। 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स वेर कंट्रोल्ड बाय सिंगल फैक्टर जीन्स। समझ पा रहे हो? हर एक फैक्टर को उसके पास में उसका एक क्रोमोसोम होता है, जिसके ऊपर उसकी जीन होती है, जो जीन उसका कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। समझ में आया? ये उसका लॉजिक है। एक क्रोमोसोम, एक जीन, एक फैक्टर, एक कैरेक्टर, सब एक। ऐसा नहीं कि सातों के सातों कैरेक्टर्स को एक क्रोमोसोम कंट्रोल कर रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो रहा है। सातों के सातों कैरेक्टर को एक क्रोमोसोम कंट्रोल कर नहीं सकता है। मेंडल के केस में नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी। मेंडल के केस में क्या हुआ? एक ही क्रोमोसोम था जिसके ऊपर जीन है, और वो जीन तुम्हारा एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द प्लांट। फिर सेकंड क्रोमोसोम को उठाओ, उसके ऊपर एक जीन है जो दूसरा कैरेक्टर रहेगा उसके ऊपर। तीसरा क्रोमोसोम उठाओ, तीसरा कैरेक्टर है, तीसरा तीसरा जीन रहेगा उसके लिए। चौथा क्रोमोसोम, चौथा जीन, चौथा कैरेक्टर। पांचवा क्रोमोसोम, पांचवा जीन, पांचवा कैरेक्टर। छठा क्रोमोसोम, छठा जीन, छठा कैरेक्टर। सातवां क्रोमोसोम, सातवां जीन, सातवां कैरेक्टर। ये वो स्टेटमेंट का मतलब है। दिमाग में कुछ भी अंट शंट चीजें भरो मत। इंग्लिश है ये, इंग्लिश। 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स वर कंट्रोल्ड बाय सिंगल फैक्टर जीन्स। डन? अंडरस्टूड? यहाँ पे लिखा भी है ना गधे बच्चों, फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स। ऐसा क्यों लिखा रहेगा फिर, अगर एक ही क्रोमोसोम तुम्हारा सातों के सातों कैरेक्टर को कंट्रोल करता रहेगा तो? हाँ, लॉजिक लॉजिक। क्या कर रहे हो, लॉजिक नहीं लगा रहे हो? कि अगर एक क्रोमोसोम तुम्हारा सातों कैरेक्टर्स को अगर कंट्रोल करता रहता, तो इधर मैं ये क्यों लिखता? फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम, ऐसा वाला चीज लिखता ही नहीं मैं फिर। समझा? फैक्टर माने क्या है? फैक्टर मतलब मतलब तुम्हारे मेंडल के लैंग्वेज में जीन है, जीन। फैक्टर मतलब मेंडल के भाषा में जीन है, और ये जीन हर एक अलग 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 क्रोमोसोम के ऊपर लगी पड़ी हुई है। समझ में आ रहा है अभी सबको? ड्रॉप हार्ट। कंफ्यूज मत करो अपने आप को और बाजू वाले को भी। चलो चलो बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, कैरेक्टर का डेफिनेशन देखते हैं। ये टर्म्स हैं टोटल। ठीक है, कैरेक्टर, ट्रेट, फैक्टर, जीन, अलील्स, एलिडोमॉर्फ्स, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, प्योर लाइन, मोनोहाइब्रिड, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, then Punnett square, checkerboard, homologous chromosome, back cross, test cross, phenotypic ratio, genotypic ratio, ये सारे तुम्हारे टर्म्स हैं। इनको मैं धीरे धीरे करते हुए अभी मैं क्या करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहला टर्म तुम्हारे आंखों के सामने क्या दिया हुआ है? कैरेक्टर। व्हाट इज अ कैरेक्टर? इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट मतलब वो प्लांट टॉल है, शॉर्ट है, कुछ भी है, बट वो उसका क्या हो गया? कैरेक्टर।
मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट, वो 98 है, 97 है, 96 है, 95 है, 94 है, 35 है, बट वो परसेंटेज ही है ना अल्टीमेटली। समझ पा रहे हो? वो परसेंटेज है ना अल्टीमेटली, 35 रहे या 95 रहे, वो परसेंटेज ही है। तो एट द एंड ऑफ द डे द सेम वे कैरेक्टर मतलब क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो फीचर है उसका, ठीक है, वो फीचर है उसका, ठीक है। मतलब वो हाइट टॉल हो सकता है या हाइट शॉर्ट हो सकता है, वो अलग बात है, बट टॉल भी एक हाइट ही तो है और शॉर्ट भी एक हाइट ही तो है। यस और नो? सो इट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? एग्जाम्पल क्या है कैरेक्टर का? हाइट ऑफ द प्लांट। मुझे फटाफट अभी तुम कैरेक्टर्स को लिस्ट करते जाओ चैट बॉक्स के अंदर। हाइट ऑफ द प्लांट इज 1 कैरेक्टर। आई नीड 6 मोर। शेप, किसका शेप? गुब्बारे का शेप, घर का शेप, टीवी का शेप, वॉशिंग मशीन का शेप, किसका शेप? सीड कलर, वेरी गुड। ये सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, वेरी गुड। ये सीड कलर हो गया, सीड शेप हो गया, पॉड कलर हो गया। आगे बढ़ो फटाफट। फ्लावर कलर, वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्लावर लोकेशन, वेरी गुड। और एक चाहिए मुझे, पॉड शेप, वेरी गुड। ठीक है, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, वेरी गुड। सब कुछ हो गया अब, चलो। सो आपको समझ में आ गया कैरेक्टर मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक फीचर, उस ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ द स्टेम या हाइट ऑफ द प्लांट। चलो नेक्स्ट, ट्रेट। बहुत बार ना बच्चे ट्रेट और कैरेक्टर में ना एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं। कैरेक्टर मतलब क्या है? it is the feature of the organism, it is the feature of the organism। अब फीचर तुम्हारा टॉल भी तो हो सकता है और शॉर्ट भी तो हो सकता है। मतलब बेसिकली अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि एक कॉइन है मेरे पास में, 1 रुपी का कॉइन है, 1 रुपी का कॉइन है, तो 1 रुपी के कॉइन के पास में कितने साइड्स होंगे? कितने साइड्स होंगे बता दो जरा चैट बॉक्स में। 1 रुपी कॉइन हैज हाउ मेनी साइड्स? हमने पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में 2 साइड्स होते हैं। यस, सो वन इज कॉल्ड एज हेड एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज टेल। हेड एंड टेल होता है ना? यस, हेड एंड टेल होता है ना एवरीवन? यस, सो 2 साइड्स हो गए। अब मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि इमेजिन करो कि कॉइन तुम्हारा क्या है? कॉइन तुम्हारा एक कैरेक्टर है। इमेजिन करो कि कॉइन तुम्हारा क्या है? कॉइन तुम्हारा एक कैरेक्टर है। तो उस कैरेक्टर के कितने वेरिएंट्स हमको मिलेंगे? कितने वेरिएंट्स हमको मिलेंगे? फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। नहीं बेटा, दो 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 दो, 2 वेरिएंट्स मिलेंगे, 2। अगर एक कॉइन है, अगर उसके 2 साइड्स हैं, तो इमेजिन करो कि जो तुम्हारा कॉइन है इट इज द कैरेक्टर। तो बेसिकली कैरेक्टर के कितने साइड्स होंगे? 2 साइड्स। तो कैरेक्टर्स के कितने वेरिएंट्स होंगे? 2 वेरिएंट्स। समझ में आया? इजी है, कुछ भी नहीं डिफिकल्ट नहीं है। मतलब अगर मैं कॉइन को हवा में उछालूंगा और जब वो कॉइन नीचे गिरेगा, तो क्या ऊपर हेड रहेगा या टेल रहेगा? इसका चांस 50-50% है। वैसे ही वो ऑर्गेनिज्म टॉल बनेगा या शॉर्ट बनेगा, ये चांस भी 50-50% है। ये चांस भी 50-50% है। समझ में आया? समझ में आया? इसलिए मैंने कॉइन का एग्जाम्पल दिया, इसलिए मैंने कॉइन का एग्जाम्पल दिया। समझा भी सबको? So what is character? Character is nothing but the feature of an organism. It is a specific feature of an organism. Let's say, for example, height of the plant. And what is a trait then? An inherited character. मतलब जो कैरेक्टर हम इनहेरिट करते हैं और उसका वेरिएंट अवेलेबल रहता है, डिटेक्टेबल वेरिएंट। मतलब अगर मैं टॉल हूं तो मेरा वेरिएंट भी तो अवेलेबल है नेचर में, शॉर्ट। समझ में? अगर मैं शॉर्ट हूं तो मेरा वेरिएंट भी तो अवेलेबल है नेचर में, टॉल। समझ में आया? So an inherited character and its detectable variant is referred to as trait. Done?
ड्रॉप अ हार्ट। डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। कैरेक्टर मतलब क्या है? हाइट ऑफ द प्लांट। वेरिएंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टॉल एंड शॉर्ट। अंडरस्टूड? ड्रॉप अ हार्ट एवरीवन, कम ऑन। वेरी गुड। चलो ये होंगे हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन भी हमारी रेडी हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड डेफिनेशन ऑफ द डे, दैट इज फैक्टर। FACTOR। ये फैक्टर, ये नाम किसने दिया था? यस, पीयूष ने दिया था, मिलिंद ने दिया था, अमीर ने दिया था, मैंने दिया था, सोनाली मैम ने दिया था, विशाल सर ने दिया था। किसने दिया था ये नाम? वेरी गुड, ये नाम दिया था मेंडल ने। ये नाम दिया था मेंडल ने। ये मेंडल ने जो नाम दिया था फैक्टर, उसको हम आज के जमाने में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको हम लोग आज के जमाने में? वेरी गुड, जीन्स बोलते हैं। वेरी गुड। ये जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं बच्चे लोग? वेयर इज दिस जीन्स प्रेजेंट? ना 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 ना, डीएनए। डीएनए या फिर क्रोमोसोम बोल सकते हो, ठीक है? डीएनए के ऊपर प्रेजेंट रहता है ना। अब लेट्स इमेजिन करो कि ये जो तुम्हारा जीन है, ये जो तुम्हारा जीन है वो क्रोमोसोम या डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज फॉर श्योर। बट जो जीन्स है उसको हम लोग पहले के जमाने में क्या बोलते थे? फैक्टर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? फैक्टर। सो ये चीज एकदम से दिमाग में फिक्स कर लो कि जब भी कभी मैं फैक्टर का डिस्कशन करूंगा, मतलब किसका डिस्कशन कर रहा हूं मैं? जीन्स का डिस्कशन। समझ में आया सबको? यस, ओके। नाउ लिसन, डेफिनेशन क्या दिया हुआ है फैक्टर का? इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का वो एक यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या है? कि इसके वजह से ही हेरिडिटी होती है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन जा रहा है? फैक्टर्स जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? फैक्टर्स जा रहे हैं। ठीक है? व्हाट इज अ फैक्टर नाउ? अ पार्टिकल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म which is responsible for the inheritance and expression of a character। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन जाता है? फैक्टर जाता है। और कौन एक्सप्रेस भी करता है हमारे बॉडी के अंदर कैरेक्टर देने के लिए? फैक्टर ही करता है। मतलब जीन्स ही जो ऐसे चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, इनहेरिट होता है, और वो एक्सप्रेस भी करता है, उसका कैरेक्टर भी दिखता है। समझ में आया सबको? अभी ड्रॉप अ हार्ट। Definitions are very simple if you understand. Definitions are damn simple. सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने लिया तुम्हारा कैरेक्टर। What is character? It is the feature of an organism. That is height of the plant. Next मैंने क्या बोला? Trait. What is a trait? An inherited character. मतलब हमको विरासत में मिला हुआ है वो जो चीज जो मिला है, और वो डिटेक्टेबल वेरिएंट भी है उसका अवेलेबल इस दुनिया में। And its detectable variant is referred to as trait. For example, tall and short. नेक्स्ट मैंने क्या बताया? नेक्स्ट मैंने बताया फैक्टर के बारे में। व्हाट इज अ फैक्टर? ये एक यूनिट है, इसके वजह से हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी का मतलब क्या है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीजें ट्रैवल हो रही है, मतलब कैरेक्टर्स ट्रैवल हो रहे हैं। क्यों ट्रैवल हो रहे हैं? बिकॉज ये जो फैक्टर है इसको हम लोग जीन्स बोलते हैं, और वो जीन्स जो है वो इनहेरिटेंस करने के काम में आता है, और उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के काम में भी आता है। मतलब हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम ऊंचे हैं, हम छोटे हैं, हमारे बाल वेवी है, हमारे बाल कर्ली है, हमारे बाल स्ट्रेट हैं। ये सब की वजह क्या है? तो उसके अंदर जो फैक्टर है वो ही उसकी वजह है। समझ में आया? फैक्टर मतलब जीन्स। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अ डेफिनेशन फॉर जीन्स। यस एवरीवन, नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है? जीन्स की है। हम सबको पता है जीन की डेफिनेशन क्या है, कि इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर ये लंबा सा डीएनए है तो उस लंबे से डीएनए में एक छोटी सी सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन्स बोलेंगे। What is the function of a gene? It is a particular segment of a DNA which is responsible for the inheritance and expression of that character. मतलब ये सेम टू सेम डेफिनेशन हो गई ना तुम्हारे फैक्टर की? यस और नो? ये सेम टू सेम डेफिनेशन हो गई तुम्हारे फैक्टर की, इसलिए फैक्टर इज नथिंग बट योर जीन्स। डन? अंडरस्टूड एवरीवन? आगे बढ़े। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अलील्स और अलीलोमॉर्फ्स। ये थोड़ा सा नया चीज है, ये थोड़ा सा नया वर्ड है, अलील्स एंड अलीलोमॉर्फ्स। ओके ना, तुमने कभी ये सुना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल,
तुमने जब 9th स्टैंडर्ड में मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया था तो तुम लोगों ने कुछ ऐसे किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा कुछ किया था? यस, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. व्हाट डज कैपिटल टी मीन? व्हाट डज कैपिटल टी मीन? कैपिटल टी किसको कंट्रोल करता था? टॉल, राइट? टॉल ना. और स्मॉल टी क्या था? स्मॉल टी ड्वार्फ. वेरी गुड, वेरी गुड. मतलब ये कैपिटल टी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है सेम, और स्मॉल टी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, बट दोनों के ट्रेट्स अलग अलग है. ठीक है, मतलब टॉल एंड ड्वार्फ आर द हाइट, दिस इज द कैरेक्टर, बट उनके ट्रेट्स अलग अलग है. कैपिटल टी इज गिविंग टॉल एंड स्मॉल टी इज गिविंग शॉर्ट. समझ पा रहे हो? कैरेक्टर सेम है टॉल ड्वार्फ, बट उसका ट्रेट अलग है. समझ में आया? नाउ अब मैं तुम लोग को क्या बताने जा रहा हूं, अलील्स का मतलब क्या होता है. अलील्स को ना कभी कभार अलीलोमॉर्फ्स के नाम से भी जाना जाता है. आई रिपीट, अलील्स को कभी कभार अलीलोमॉर्फ्स के नाम से भी जाना जाता है. नाउ व्हाट आर अलील्स, व्हाट आर अलीलोमॉर्फ्स? इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. टू और मोर ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन. I repeat, two or more alternating form of a given gene are called alleles of each other. मतलब अगर मैं यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे मैं कैपिटल टी लिखता हूं और ये स्मॉल टी लिखता हूं, तो ये क्या हो गए बच्चे लोग? ये एक दूसरे के क्या है? अलील्स हैं. क्या है ये? अलील्स. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? What is capital T, small t? These are alleles of each other. ये letters क्या है? एक दूसरे के alleles हैं. क्यों alleles है एक दूसरे के? Because ये identical loci जो है वो occupy करते हैं. Now what is identical loci? इसको जरा समझते हैं. इसको पहले समझते हैं. तुम लोग को यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 2. Can you all see two chromosomes over here? Yes. Yes everyone, okay. Now can you all see कि यहाँ पे एक डार्क पिंक कलर की जीन है और यहाँ पे एक लाइट पिंक कलर की जीन है. Yes. क्या तुम लोग ये भी देख पा रहे हो कि ये डार्क पिंक और लाइट पिंक कलर की जीन्स भले दो दो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, बट इसका पोजीशन उस क्रोमोसोम पे सेम है. इसका पोजीशन उस क्रोमोसोम पे सेम है. ऐसा नहीं कि एक जीन इधर है, एक जीन इधर है और दूसरी जीन इधर है. इतना अलग दूर दूर तो नहीं है ना वो लोग. ऐसा नहीं है, सेम पोजीशन पे है. मतलब क्या है कि जो भी अलील्स होते हैं ना, अलील्स, वो अलील्स सेम पोजीशन पे होते हैं. मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स आते हैं. एक आता तुम्हारा मम्मी के पास से, मतलब ये मदर वाला क्रोमोसोम है, और ये फादर वाला क्रोमोसोम है. सो मदर वाले क्रोमोसोम पे जो अलील यहाँ पे रहेगी, वही अलील तुम्हारे फादर वाले क्रोमोसोम पे यहाँ पे रहेगी. अंडरस्टूड एवरीवन? हमेशा अलील्स जो रहते हैं ना, अलील्स वो सेम लोकेशन को ऑक्यूपाई करते हैं. व्हाट इज लोसाई या फिर लोकाई? लोकाई इज नथिंग बट द पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम्स. अंडरस्टूड? व्हाट इज लोकाई? पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम. किसकी पोजीशन? किसकी पोजीशन? अलील्स की, मतलब जीन्स की पोजीशन. समझ में आया? इज दैट क्लियर? I am repeating this one more time, one last time. Please listen to me very carefully. बच्चा पार्टी, जो मैंने कहा कि there is something called as two or more alternating form. मतलब ये एक कैपिटल टी है, ये एक स्मॉल टी है. ये ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स हो गए. ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? एक बनाएगा क्या? टॉल, एक बनाएगा ड्वार्फ, एक बनाएगा ड्वार्फ. सो एक टॉल बनेगा, एक ड्वार्फ बनेगा. ठीक है. सो विच मीन्स दे आर ऑल्टरनेटिंग फॉर्म. बट ये दोनों के दोनों ऑल्टरनेटिंग फॉर्म एक ही जीन के हैं, राइट? दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट. हाइट ऑफ द प्लांट, yes or no?
जीन का नाम क्या था बच्चे लोग? हाइट ऑफ द प्लांट। कैरेक्टर का नाम क्या है बच्चे लोग? हाइट ऑफ द प्लांट। व्हाट इज द ट्रेट? इट कुड बी टॉल, इट कुड बी ड्वार्फ। व्हाट इज द अलील? इट कुड बी कैपिटल T, इट कुड बी स्मॉल t. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? ड्रॉप अ हार्ट। हाइट ऑफ द प्लांट इज वन कैरेक्टर। उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन है, और उस जीन के दो अलग अलग रूप है जिसको हम लोग अलील्स बोलते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम को हम लोग थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं, पहले इतना समझो, ठीक है। मैंने क्या बोला? एक जीन है और एक जीन के दो रूप है, एक जीन के दो रूप है, और वो दो अलग अलग रूप जो हैं वो तुम्हारे दो अलग अलग ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। समझ में आया? So when a gene has two or more alternating form, then that gene is referred to as they are having alleles of each other. समझ में आया? उनके पास में alleles होंगे। Is that clear everyone? Supremely clear? समझ पा रहे हो? देखो, मतलब इमेजिन करो कि ये मदर का क्रोमोसोम है और ये फादर का क्रोमोसोम है। तो मदर के क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल कैपिटल T वाली जीन है, और फादर के क्रोमोसोम के ऊपर क्या रहेगा? स्मॉल t। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मदर के जीन के ऊपर और फादर के जीन के ऊपर क्या है? कैपिटल T। और ऐसा भी हो सकता है कि मदर के जीन के ऊपर स्मॉल t रहा और फादर के जीन के ऊपर कैपिटल T रहा। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि मदर के जीन के ऊपर भी स्मॉल t और फादर के जीन के ऊपर भी स्मॉल t। समझ पा रहे हो तुम लोग? ठीक है। सो ये क्या है? कैपिटल T स्मॉल t, these are the alternative form of a same gene and they're nothing but what? They're alleles of each other. Understood? They're alleles of each other. और ये alleles के वजह से क्या होता है पता है? मतलब एक जीन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इमेजिन करो आई कलर की एक जीन है। दिस इज आई कलर की जीन, दिस इज आई कलर की जीन। ये जीन किसकी है बच्चे लोग? आई कलर की जीन है। ये सेम आई कलर की जीन है, बट इसके अलग अलग क्या आ रहे हैं? वेरिएंट्स आ रहे हैं। मतलब किसी का आंखें ब्राउन है, किसी की आंखें ब्लू है, किसी की आंखें ग्रीन है, एमराल्ड है, किसी की आंखें ग्रे है। ऐसा अलग अलग क्यों आ रहा है? अगर जीन सेम है तो बता दीजिए। जीन सेम है तो अलग अलग कलर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ यस, अलील्स। मतलब एक जीन के अलग अलग अलील्स हैं, उसके वजह से ब्राउन, ब्लू, एमराल्ड, ग्रे ऐसे अलग अलग कलर्स आ रहे हैं। अब सबको समझा? क्रिस्टल क्लियर? ड्रॉप अ हार्ट। एवरीवन जस्ट ड्रॉप अ हार्ट। जीन सेम है, जीन एक ही है, बट उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूप हैं। दैट इज व्हाई वी कैन गेट सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ कलर्स, ब्राउन कलर, ब्लू कलर, एमराल्ड कलर, ग्रे कलर, इतने अलग अलग कलर्स हमको मिलने वाले हैं। चलो, इसी के साथ में अलील समझ में आ गया। और अलील्स हमेशा, अलील्स अगर रहेंगे एक दूसरे के, तो वो हमेशा आइडेंटिकल पोजीशन आएंगे। आइडेंटिकल पोजीशन मतलब ये क्रोमोसोम के ऊपर, ये पोजीशन के ऊपर अलील है, तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर उसी पोजीशन पे अलील होना चाहिए। दूसरे जगह पर हुआ तो वो अलील नहीं कहलाएगा। समझ में आया? और वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम को बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले इतना समझो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अलील्स, और ये अलील्स का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। और ये ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन मतलब अलील जो है वो आइडेंटिकल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। डन? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट अलील। Now what is dominant allele? अब देखो बच्चों लोग, एक मोटा सा लड़का है, एक पतला सा लड़का है। Now guys, I'm not doing something kind of body shaming over here, but मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील का मतलब क्या होता है। जब मैं कहता हूँ डोमिनेंट अलील है,
अगर डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, एक ही जाइगोट में प्रेजेंट रहेंगे, तो कौन दिखेगा और कौन नहीं दिखेगा? कौन दिखेगा और कौन नहीं दिखेगा? यस एवरीवन, डोमिनेंट दिखेगा और रिसेसिव नहीं दिखेगा। बच्चे लोग ध्यान से देखो, ये मोटा लड़का है ना, मोटा लड़का, इसको कंसिडर करो कि ये डोमिनेंट अलील है, ये एक डोमिनेंट अलील है, ठीक है। और ये जो पतला लड़का है ये एक रिसेसिव अलील है, ये एक रिसेसिव अलील है। तो अगर डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील अगर साथ में रहेंगे तो हमेशा डोमिनेंट अलील दिखेगा, रिसेसिव अलील नहीं दिखेगा, क्योंकि डोमिनेंट अलील क्या करेगा, रिसेसिव अलील को छुपा देगा। अब इसलिए मैंने मोटे और पतले लड़के का एग्जांपल लिया हुआ है, बिकॉज मोटे लड़के के पीछे अगर पतला लड़का खड़ा हो जाएगा तो पतला लड़का दिखेगा क्या, दुबला लड़का दिखेगा क्या? हाँ, नहीं दिखेगा ना, वो गायब हो जाएगा, ऐसे लगेगा वो छुप गया है। विच मीन्स वॉट की डोमिनेंट अलील ऑलवेज मास्क द रिसेसिव अलील। यहाँ पे लिखा है इट इज एन अलील दैट एक्सप्रेस इट्स ट्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव अलील। मतलब ये डोमिनेंट अलील एक ऐसी अलील है जो एक्सप्रेस करेगी, जो इंडिविजुअल में दिखेगी, भले उसके पास में एक रिसेसिव अलील बाजू में रहेगी फिर भी वो एक्सप्रेस करेगी। डोमिनेंट अलील एक ऐसी अलील है जो हमेशा एक्सप्रेस करती है, और रिसेसिव अलील जो रहती है वो एक्सप्रेस नहीं करती है डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में। इट इज एन अलील दैट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील। मतलब कैपिटल टी क्या करेगा, स्मॉल टी को लिटरली छुपा देगा, मास्क कर लेगा, उसके एक्सप्रेशन दिखेंगे ही नहीं स्मॉल टी के। क्यों? बिकॉज वहां पे कौन अवेलेबल है, कैपिटल टी। समझ पा रहे हो? मतलब जैसे से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्या बोलते हैं, गली में एक गुंडा है, ओके, गली में एक गुंडा है, और उस गुंडे की ना बहुत ज्यादा चलती है उस एरिया में, बहुत चलती है, बहुत चलती है। बट क्या उस गुंडे की दाऊद के सामने चलेगी क्या? दाऊद के सामने चलेगी? वो दाऊद के सामने जाके बोलेगा कि मैं डोंबिवली का छोटे से गली का एक छोटा सा गुंडा हूं और मैं तेरे सामने चलाऊंगा? यस, वो टपक जाएगा ना द नेक्स्ट मोमेंट इफ ही एक्ट्स वेरी स्मार्ट। दाऊद तो उसको क्या करेगा, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट 3-4 गोली मारेगा और मार डालेगा। यस और नो? सो विच मीन्स वॉट कि दाऊद इज द डोमिनेंट अलील और तुम्हारे गली का गुंडा इज द रिसेसिव अलील। तो रिसेसिव अलील किधर एक्सप्रेस होगी बच्चे लोग बताओ, दाऊद के घर पे या उसके गली में? बताओ, गली में ना। यस, हर कुत्ता अपने गली में शेर शेर होता है, ये आपने कहावत सुनी होगी। यस और नो? ठीक है। सो उसी तरीके से रिसेसिव अलील जो है, अगर रिसेसिव अलील को एक्सप्रेस करना है तो उसको और एक छोटे गुंडे के साथ में बिठा दो, वो एक्सप्रेस करेगी। बट अगर तुम रिसेसिव अलील को दाऊद के साथ में बिठाओगे, बड़े गुंडे के साथ में बिठाओगे, तो क्या रिसेसिव अलील एक्सप्रेस करेगी? नहीं करेगी। सिंपल, इजी, फनी एंड इजी ना, बहुत इजी है कि दिस इज योर दाऊद, दिस इज डोमिनेंट अलील, दिस इज योर गली का गुंडा, दिस इज रिसेसिव अलील। ये हमेशा दाऊद को ही एक्सप्रेस करवाएगा, टॉल। बट जब ऐसा होगा, जब दो छोटे गुंडे मिलेंगे तो वो एक्सप्रेस क्या करेंगे, ड्वार्फ या शॉर्ट। समझ में आया? सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। क्या डेफिनेशन बोला रिसेसिव अलील का? इट इज एन अलील which is not expressed in the presence of an alternative allele in heterozygous condition. Heterozygous मतलब क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन।
होमोजाइगस मतलब क्या? स्मॉल टी, दिस इज होमोजाइगस। कैपिटल टी, दिस इज होमोजाइगस। होमो का मतलब क्या होता है? सिमिलर। ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, दिस इज होमोजाइगस। दिस इज हेट्रोजाइगस। सो हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस होगी क्या? सॉरी, रिसेसिव अलील एक्सप्रेस होगी क्या? हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव अलील एक्सप्रेस होगी क्या? नहीं होगी, हमेशा डोमिनेंट अलील दिखेगी। बट जैसे ही तुम्हारी रिसेसिव अलील जो तुम्हारे होमोजाइगस कंडीशन में चली जाएगी, वो एक्सप्रेस जरूर करेगी। समझ में आया? दिस इज द डेफिनेशन। So the allele which is not expressed, the allele which is not expressed, एक minute, yeah, the allele which is not expressed in the presence of an alternative allele in heterozygous condition is called as recessive allele. It is expressed only in the presence of another identical allele. मतलब small t के साथ में अगर उसका छोटा भाई small t ही रहेगा तो ही वो दिखेगा, तो ही वो एक्सप्रेस होगा, वरना नहीं। आइडेंटिकल होना चाहिए वो, आइडेंटिकल। समझाए सबको? डेफिनेशन एकदम क्लियर है? ड्रॉप अ हार्ट एवरीवन। Very good. Now, one more important thing here over here, the next definition, the next terminology is phenotype. तुमने कभी देखा है कि बाहर से जो चीजें दिख रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब गुलाब का फ्लावर रेड कलर का है, गुलाब का फ्लावर व्हाइट कलर का है, गुलाब का फ्लावर ब्लू कलर का है, ऑरेंज कलर का है, पर्पल कलर का है। कैसे समझ में आया? हाउ डिड यू फिगर इट आउट? कैसे समझ में आया कि गुलाब लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, वट एवर? बाय वॉचिंग इट, बराबर। उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है वो देखकर हमने पता किया। क्या हमने ऐसा देखा क्या कि चलो उसका ना जेनेटिक्स करते हैं और उसकी जीन निकालते हैं और देखते हैं कि उसका कलर क्या है? हम लोग ऐसे करते हैं क्या कि फ्लावर देखते हैं, वो जो जिसने तुमको फ्लावर दिया उसको बोलता हूँ मैं इसको फ्लावर को लैब में लेके जाता हूँ और फिर मुझे पता चलेगा कि ये इसका कलर क्या है जीन देखने के बाद में। यस, डू वी डू दैट? हम लोग देखते ही पता करते हैं ना कि इसका फिनोटाइप क्या है। इसका फिनोटाइप क्या है हम देखते ही पता करते हैं कि नहीं करते? मतलब लाल है, पीला है, नीला है, व्हाटएवर। सो ये कैसे पता चला? Looking at the external appearance of an individual, we can find it out what is the phenotype for a particular trait. समझ में आया? सो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो टॉल, टॉल एंड ड्वार्फ, ये क्या हो गए? ये फिनोटाइप हो गए। तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये क्या हो गए? ये जीनोटाइप हो गए। This is the genotype. What is tall, tall and dwarf? This is the phenotype. Understood everyone? जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, this is called as phenotype. जो जेनेटिक्स होता है, जो जीन्स होते हैं, जो हमको आंखों से नहीं दिखते हैं, वो हो गया उसका जीनोटाइप। समझ में आया? मतलब लाल फूल को अगर लाल बनाना है तो मैं उसको पेंट मार के तो लाल नहीं कर सकता ना, उसका जीन्स वैसे होने चाहिए कि वो लाल कलर दिखाए। यस। पीला फूल अगर रहेगा तो पीला फूल के लिए मैं ऐसे रंगीला का कलर लेकर नहीं जाऊंगा ना कि चलो आज मैं कलर करूंगा पीला फ्लावर को। यस, we never do that. The flower is originally yellow in color. Why? Because the genes are expressing itself as yellow in color. मतलब genotype is different and phenotype is different. Genotype is nothing but the genes which are present inside the flower or the genes which are present inside the plant. What is the phenotype? Phenotype is the external appearance of that particular plant or organism. समझ में आया सबको? Drop a heart. Everyone just drop a heart. Come on. Very good. चलो, मतलब जो बाहर से दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। मतलब टॉल, टॉल, ड्वार्फ हम लोग बाहर से देख सकते हैं कि ये लंबा है, ये लंबा है, ये छोटा है,
हम लोग ये बाहर से देखकर पता कर सकते हैं, बट ये लंबा किस जीन्स के वजह से है, जब हम लोग वो देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, जीनोटाइप। मतलब अगर मैं आगे दिखाऊं तुम लोगों को आगे वाला स्लाइड, तो इसमें समझ में आ जाएगा कि जीनोटाइप मतलब क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है। क्या वो कैपिटल टी से बना है, क्या वो कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टॉल बना है, क्या वो स्मॉल टी की वजह से ड्वार्फ बना है, या हमको अगर देखना है कैपिटल टी स्मॉल टी, जब हम ये देखेंगे ना, उसका जेनेटिक मेकअप देखेंगे ना, तब मैं क्या बोलूंगा, दैट इज द जीनोटाइप। समझ में आया बच्चे लोग? यस एवरीवन। अब ना एक छोटा सा मैं तुम लोग को चीज बताने जा रहा हूं कि जब टॉल की बातें होती है ना, टॉल की बातें, तो हमको वो प्लांट बाहर से टॉल दिख रहा है, हमको वो प्लांट बाहर से टॉल दिख रहा है, ठीक है, हमको वो प्लांट बाहर से टॉल दिख रहा है। बट क्या मैं बता सकता हूँ वो टॉल प्लांट को देख करके इसमें कौन सा वाला जीनोटाइप है उसका, क्या वो कैपिटल टी है, क्या वो कैपिटल टी स्मॉल टी है? क्या मैं बता सकता हूँ कि ये ना सर, ये कैपिटल टी की वजह से टॉल बना है, ये ना सर, ये कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टॉल बना है? क्या हम लोग बता सकते हैं? मतलब जब भी कभी ऐसी कंडीशंस आती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि इसके खाने के दांत अलग है और इसके दिखाने के दांत अलग है। यस, हाथी के दांत बोलते हैं ना हम लोग, हाथी के दांत, जिसके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है, उसी तरीके का है ये चीज, सेम। मतलब टॉल दिखने में टॉल है, बट वो किस वजह से टॉल है, कैपिटल टी की वजह से टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टॉल है, ये पता नहीं है। ड्वार्फ का हम बता सकते हैं कि हाँ ड्वार्फ है, मतलब उधर स्मॉल टी ही होगा, बट टॉल के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। समझ में आया बच्चे लोग? सो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक मेकअप कुड बी डिफरेंट। समझ में आया सबको मैं क्या बोलना चाहता हूं? यस, नाउ लिसन टू मी वंस अगेन, कि जब मैं कहता हूं जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि उस इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप क्या है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। So capital T is going to give rise to tall, capital Small t is going to give rise to tall, and small t is going to give rise to dwarf. So what is this capital T, small t, इसका जेनेटिक मेकअप है, मतलब वो उसका जीनोटाइप है। मतलब जब जब मैं तुम लोग को बोलता हूँ जीनोटिपिक रेशियो निकालो बच्चे लोग, तो आप लोग क्या देखोगे, कैपिटल टी वाले लेटर्स देखोगे, लेटर्स। जब मैं बोलता हूं आप लोगों को फिनोटिपिक रेशियो निकालो बच्चों, तो आप लोग क्या देखोगे, ये देखोगे, बाहर वाला अपीयरेंस देखोगे। समझ में आया सबको? यस एवरीवन, प्लीज मेक दिस वेरी क्लियर फ्रॉम हियर ओनली, कि अगर तुम लोगों को मैंने बोला कि जीनोटिपिक रेशियो निकालो स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या देखोगे, आप लोग ये देखोगे कैपिटल टी कितने बार है, स्मॉल टी कितने बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बार है। अगर मैंने पूछा कि फिनोटिपिक रेशियो निकालना, तो आप लोग क्या देखोगे कि टॉल कितने बार है, ड्वार्फ कितने बार है। समझ में आया? कंफ्यूज मत हो जाओ। डन, ड्रॉप हार्ट। यस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज होमोजाइगस बेटा? देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम है। होमोजाइगस मतलब जिस इंडिविजुअल के अंदर आइडेंटिकल अलील्स होंगे, मतलब मेरे अंदर कैपिटल टी और कैपिटल टी है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल अमेय के अंदर स्मॉल टी है, सो मैं और अमेय क्या हो गए, होमोजाइगस हो गए। समझ में आया? पर्टिकुलर ट्रेट के लिए मैं और अमेय क्या हो गए, होमोजाइगस हो गए। समझ में आया? मतलब मेरे अंदर कैपिटल टी है और अमेय के अंदर स्मॉल टी है, तो आई विल बी होमोजाइगस फॉर टॉल एंड अमेय विल बी होमोजाइगस फॉर ड्वार्फ। डन। होमोजाइगस का मतलब ही यही होता है कि आइडेंटिकल अलील्स होने चाहिए, आइडेंटिकल अलील्स, आइडेंटिकल अलील्स।
आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सेम सेम अलील, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, सेम सेम है, सेम सेम है। कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, टी तो टी, आर तो आर। समझ में आया? और हेट्रोजाइगस में क्या होता है? हेट्रोजाइगस में इसका एग्जैक्टली उल्टा। एन इंडिविजुअल पोजेसिंग कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स। कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स का मतलब क्या है? एक रही कैपिटल टी, एक रही स्मॉल टी, एक रहा कैपिटल आर, दूसरा रहा स्मॉल आर। हो गया तुम्हारा हेट्रोजाइगस कंडीशन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड्स। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या है? कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, तो वो क्या हो गए बच्चे लोग? हाइब्रिड हो गए। समझ में आया? सो हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब नॉन आइडेंटिकल अलील, होमोजाइगस कंडीशन मतलब आइडेंटिकल अलील। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर?